प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हम आर्मी अग्निवीर NA की क्लास में बायोलॉजी की क्लास इस समय हो रही है प्रॉपरली। तो इसमें हम देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ जान लिया है। अब आगे देखते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिकाएँ प्रमुखतः दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक शब्द का मतलब होता है प्रोकैरियोन। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप। जिनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप था यानी पूर्ण विकसित नहीं था, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। देखो यहाँ पहला पॉइंट ही दिखाया गया है। यहाँ केंद्रक कला, केंद्रक कला और केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। क्या होता है? सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक की खास बात है, ना तो यहाँ केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक भी नहीं होता है, सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। और यहाँ पर जब राइबोसोम्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। आगे वाली कक्षा में हम राइबोसोम्स के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ से भी याद रखना 70 इस प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक्स। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो 70 इस प्रकार के। अगला है तीसरा पॉइंट हमारा, केंद्रक पदार्थ जो हमारा यहाँ होता है वो प्रोटीन हो सकता है, DNA हो सकता है, RNA, वो सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है। क्योंकि कोशिका द्रव्य के संपर्क में होने का रीजन भी है, क्योंकि आपने पढ़ा यहाँ केंद्रक का अभाव होता है, तो ये सीधा किसके? कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। अगला पॉइंट है हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात होती है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। वहीं हम बात करें तो इनके उदाहरण जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज यानी कि नीले हरे शैवाल, ये सभी किसके उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। तो शैवाल जबकि आप पढ़ेंगे यूकैरियोटिक में आते हैं, लेकिन वहीं हम बात करें नीले हरे शैवाल की, तो वो किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। जीवाणु भी किसमें है? प्रोकैरियोटिक में। विषाणु भी किसमें? प्रोकैरियोटिक में। बैक्टीरियोफेज प्रोकैरियोटिक, नीले हरे शैवाल, ये सभी के सभी क्या है? प्रोकैरियोटिक हैं। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इनमें केंद्रक कला, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या होता है? केंद्रक कला भी विकसित पाई जाती है, केंद्रक भी पाए जाते हैं और तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। खास बात क्या है यूकैरियोटिक की? इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाएंगे। अगला है केंद्रक पदार्थ जो होगा प्रोटीन, DNA, RNA, कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहता है। कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहता, यानी ये केंद्रक में पाया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग ये बात। अगला है हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। देखो यूकैरियोटिक कोशिका की खास बात है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव था, नहीं पाई जाती थी। अगर हम उदाहरण करें, बात करें उदाहरण की, तो शैवाल है। देखो हमने अभी आपको बताया था नीले हरे शैवाल क्या है? प्रोकैरियोटिक हैं, जबकि शैवाल किसके हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं। सभी विकसित जीव, जंतु व वनस्पति कोशिकाएं सभी क्या हैं? ये किसके उदाहरण है? आपके यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक कोशिका की संरचना की। अगर हम बात करें तो कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स कैसा होता है? तो इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। कोशिका की संरचना के 3 प्रमुख भाग होते हैं कोशिका के। पहला होता है कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अगला हमारा जीवद्रव्य है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा रसधानियाँ, जिसे वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ भी कहते हैं। रसधानियाँ, वैक्यूल्स या रिक्तिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या है? तो केवल यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति की खास बात क्या है? या केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती। वहीं दूसरा पॉइंट है कोशिका भित्ति कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था। अब पूछा है कोशिका भित्ति कहाँ बनती है? तो जब कोशिका विभाजन होता है तो उसकी अंत्यावस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टीलोफेज। क्या कहते हैं? टीलोफेज कहते हैं। टीलोफेज के समय अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को की जो छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा बनती है, उन्हीं की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा क्या बनता है? आपका कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किस अवस्था में बनता है? तो अंत्यावस्था यानी टीलोफेज में। और किससे बनता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नलिकाओं द्वारा, छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा ये बनती है। अगर वही बात करें तो जो कोशिका भित्ति के 3 भाग होते हैं प्रमुख, तो अगर कभी कभी आपसे पेपर में एग्जाम पूछ लेता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप उत्तर होता है सेलुलोज। लेकिन यहाँ पर हम अगर डीपली पढ़ें तो पढ़ते हैं कोशिका भित्ति सेलुलोज के साथ साथ और कुछ पदार्थों की बनी होती है। तो यहाँ हम लिख दिए यह प्राथमिक कोशिका भित्ति, यानी जो केवल हम प्राथमिक कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो केवल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कुछ कवकों या ईस्ट में यह काइटिन की बनी होती है। तो यह ध्यान रखना, प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है।
लेकिन कुछ कवक की बात करें और ईस्ट जैसे, इसमें जो सेलुलोज की बनी होकर के किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, आपको याद रखना है। तो इनके 3 प्रमुख भाग होते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, अगर हम बात करें तो तृतीयक कोशिका भित्ति, एक चौथा पार्ट और भी होता है मध्य पटल, लेकिन प्रमुख हमारे 3 ही होते हैं। प्रमुख क्या होते हैं? 3 होते हैं। चौथा तो ये आप होता चौथा भी है मध्य पटल, जिसे क्या कहते हैं? मध्य पटल। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की आपको बताई गई है। द्वितीय कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस लिग्निन, तीनों से मिलकर बनी होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। अगर हम तृतीय कोशिका भित्ति की बात करें तो ये जाइलन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जाइलन की। अगर हम मध्य पटल की बात करें तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेट्स पाए जाते हैं, इससे बनी होती है। यानी कैल्शियम यहाँ और कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg++ की अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये मध्य पटल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य पटल से जो काफ़ी जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि जो कच्चे फल होते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, जबकि पके हुए फल कुछ लचीले हो जाते हैं या उनकी कोशिका भित्ति लचीली हो जाती है, क्यों होते हैं? तो ऐसा क्या है कि मध्य पटल के घुलने के कारण ऐसा होता है। किसके कारण है? तो मध्य पटल का डिजॉल्व होना, मध्य पटल घुल जाती है, जिसके कारण कच्चे फलों की अपेक्षा पके फल क्या होते हैं? उनको दबाया जा सकता है, और वो ऐसा रीज़न क्या है? सिर्फ मध्य पटल का घुलना, कच्चे फल कठोर होते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक हमारा है तो प्लाज्मा झिल्ली। हमने भी पढ़ा था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपको हमने बताया था कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। जबकि हम प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली कहाँ पाई जाती है? इसे जीव कला, इसको कई नाम दिए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, आदि के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक, यह जंतु कोशिका एवं वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है। खास बात इसकी क्या है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वह जंतु कोशिका एवं वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है। जबकि हमने इससे पहले पढ़ा कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, प्लाज्मा झिल्ली कहाँ पाई जाती है? यह जंतु कोशिका एवं वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है। आगे देखते हैं, यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, क्योंकि यहाँ जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती, जिसके कारण यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। वहीं हम बात करें तो वनस्पति कोशिकाओं में यह दूसरी परत होती है, क्योंकि पहली परत तो वहाँ क्या होती है? कोशिका भित्ति, उसके बाद क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली। और यह किसकी बनी होती है? तो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। वसा को हम लिपिड भी कहते हैं, तो ध्यान रखना, आपके इस पेपर में लिपिड और प्रोटीन आ जाए तो लिपिड और प्रोटीन, वसा को ही लिपिड कहते हैं। तो यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है या लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला हमारा है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। आपको बता दें, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य का निर्माण करता है। जिसे जीवन का भौतिक आधार जूलियस हेक्सले एक वैज्ञानिक हुए, जूलियस हेक्सले, इन्होंने जीवन का भौतिक आधार कहा। किसे? प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा। क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार कहा। और पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने। किसने नाम दिया था? पुरकिंजे ने। आगे देखते हैं, तो भौतिक गुण इसकी बात करें तो यह रंगहीन, अर्धपारदर्शक, अर्धतरल द्रव होता है। रंगहीन होता है, अर्धपारदर्शक होता है, अर्धतरल होता है। इसमें 60 से 80% जल होता है। क्या होता है? 60 से 80% के बीच में जल होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? तो ये क्रिस्टल कोलाइडल घोल है। कैसा घोल होता है? क्रिस्टल कोलाइडल घोल। कोलाइडल विलयन जो होते हैं उसमें कणों का आकार कितना होता है? 0.1 से 0.001 माइक्रोन के बीच में कोलाइडल विलयन का आकार होता है। कणों का आकार क्या होता है? 0.1 से 0.001 माइक्रोन के बीच में होता है। तो याद रखना, इससे भी आप लोग रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ऑक्सीजन, कार्बन और आपका क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये प्रमुख तत्व होते हैं। जबकि हम बात करें तो लगभग कितने तत्व पाए जाते हैं? 30 तत्व पाए जाते हैं जीव द्रव्य के निर्माण में। अगला हमारा पॉइंट है रिक्तिकाएं। अगला हमारा चौथा पॉइंट क्या है? रिक्तिकाएं। तो रिक्तिकाओं को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं, और इन्हें रिक्तिकाओं को ही हम दूसरा नाम भी देते हैं, कई और नामों से भी जाना जाता है। तो ये प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, लेकिन वहाँ पर पाए जाते तो बहुत छोटे आकार के पाए जाते हैं रिक्तिकाएं, क्योंकि इनका काम ही है क्या? भोजन को स्टोर करना, भोज्य पदार्थों को स्टोर करना। तो देखो लिखा भी है, ये प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। क्या होते हैं? इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। तो आप सबको पता है, पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वहीं पर भोजन बनता है। तो उनको स्टोर करके कौन रखता है? वैक्यूल्स। कौन रखता है? वैक्यूल्स।
पुष्पों एवं फलों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से है बनता है। पुष्पों एवं फलों आदि की रिक्तिकाओं में एंथोसायनिन, ये इंपॉर्टेंट है, एंथोसायनिन पाया जाता है जो इनको विभिन्न रंग प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेड़ पौधों में फलों का रंग, पुष्पों का रंग अलग अलग प्रकार का होता है, तो किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? वैक्यूल्स में, रिक्तिकाओं में एंथोसायनिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इनका रंग अलग अलग होता है। अगर हम वही बात करें कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया। किस में बांटा गया? 3 भागों में। एक होता है एक्टोप्लास्ट, दूसरा होता है टोनोप्लास्ट, तीसरा होता है मीसोप्लाज्म। तो एक्टोप्लास्ट में क्या होता है? कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग, जो कोशिका द्रव्य का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कोशिका भित्ति के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहता है? कोशिका भित्ति के संपर्क में रहता है, उसे हम एक्टोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोप्लास्ट। अगला हमारा टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं? रक्तिका या रिसधानी के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उसी को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। जो रक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाएगी वही क्या कहलाएगी? टोनोप्लास्ट। अगला है मीसोप्लाज्म। तो इन दोनों के बीच में, यानी एक्टोप्लाज्म और टोनोप्लास्ट के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है, जो द्रव्य पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मीसोप्लाज्म। क्या कहते हैं? मीसोप्लाज्म कहते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।